जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी फॉर खरीदा और आज हम प्रोग्राम में बहुत ख़ास बात करेंगे क्योंकि इंतखाबात में अब से 5 दिन बाकी रह गए हैं। कौन इंतखाबी जीत को अपना मुकद्दर बनाएगा? पंजाब, सिंध, पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कौन मारेगा इंतखाबी मैदान? आम इंतखाबात में अब रह गए हैं सिर्फ 5 दिन और इंतखाबी मुहिम पूरे उरूज पे है क्योंकि तमाम सियासी जमातों के पास अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। इंतखाबात से 24 घंटे पहले तमाम सियासी जमातों की इलेक्टोरल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी और इसीलिए ना सिर्फ वोटर्स को रिझाने, उन्हें अपनी तरफ माइल करने का सिलसिला पूरे उरूज पे है, बल्कि सियासी जमातों की तरफ से एक दूसरे के मुखालिफिन पे तंज, ताने, इल्ज़ामात और बोहतान तराशियों का सिलसिला भी उरूज पर पहुंच गया है। तमाम तर जो रियासती इदारे हैं जिनका आईनी हुदूद में काम है इलेक्शन को यकीनी बनाना, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी अपनी अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं और जाहिर है हम सहाफ़ी लोग जिन्होंने तमाम तर हक़ाइक़ आप तक पहुँचाने हैं। इस वक्त बहुत से तज्ज़िये सामने आ रहे हैं। कुछ आप जब लोगों से मुलाकात करते होंगे तो उनसे तज्ज़िये सुनते होंगे, एक दूसरे से जब बातचीत करते होंगे तो पूछते होंगे कि आखिर कौन गवर्नमेंट बनाने पर जा रहा है, और कुछ तज्ज़िये आपको व्हाट्सएप पर मिलते होंगे। आजकल काफ़ी भरमार है, लेकिन आज जी फॉर खरीदा में हम आपको व्हाट्सएप के तज्जिए या हवाई बातें नहीं सुनवाएंगे। हम आपको ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी तज्जियात बेहतरीन तज्जियाकारों से, सीनियर तरीन सहाफ़ियों की ज़बानी जो कि ग्राउंड पे काम करते रहे हैं, आप तक पहुँचाएँगे। और हम बात करेंगे कि पंजाब, सिंध, पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान कौन इंतखाबी मैदान मारेगा? तख्ते लाहौर किसका होगा? नून का होगा या जुनून का होगा? कराची का सियासी खला कौन पुर करेगा? पेशावर वाले जो कि हर दफ़ा किसी नई सियासी जमात को ट्राई करते हैं, नई हुकूमत को ट्राई करते हैं, इस दफ़ा वो किसी को एक चांस और देंगे या कोई नई हुकूमत बनवाएंगे? और बलोचिस्तान में असल हुकूमत किसकी बनेगी? तो जनाब, जैसे मैंने पहले कहा कि बेहतरीन तज्जियाकारों के इंतखाबी पेशगोई आप तक पहुँचाएँगे, तो मेरे साथ आज न्यूज़ के तमाम स्टेशंस के तमाम बड़े शहरों के ब्यूरो चीफ्स मौजूद हैं जो कि सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, अपने अपने शोबों में जाने माने पहचाने हैं, ग्राउंड पर रहते हुए काम करते हैं। तो उनकी ज़बानी हम जानेंगे कि कराची से लेके खैबर तक और बलोचिस्तान तक, और बीच में ज़ाहिर पंजाब भी सारा कवर हो जाता है, तो कौन इंतखाबी जीत को अपना मुकद्दर बनाने जा रहा है? मेरे साथ यहाँ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कराची के ब्यूरो चीफ, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, रफ़त सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम रफ़त सईद साहब। मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, ब्यूरो चीफ हैं उस रीजन के, तारिक महमूद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वास्सलाम। और मुझे पंजाब से, लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर के आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ, सीनियर सहाफ़ी हैं अनवार हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवार हाशमी साहब। वालेकुम अस्सलाम। रफ़त सईद साहब, क्योंकि हम कराची में बैठे हैं तो पहले आप ज़रा मुझे बताएं कि कराची का मूड क्या है, कराची की सिचुएशन क्या है? कराची का एक बहुत बड़ा सियासी खला है, वो कौन पुर करने जा रहा है? देखिए, कराची का जो सियासी खला है फ़िलहाल तो ये कि एक बेयकीनी कैफियत है लोगों में, और लोग अभी तक इस बात का फ़ैसला नहीं कर सकेंगे हैं कि वो क्या करेंगे। और गो के आपको इंतखाबी मुहिम चलती हुई नज़र आ रही है। पीएसपी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, 3 एमक्यूएम मैदान में हैं। एक एमक्यूएम जो कि अब एमक्यूएम अपने आप को कहती है पतंग के निशान के साथ, वो है। फिर एमक्यूएम हकीकी जो एमक्यूएम अपने आप को महाजिर कौमी मूवमेंट कहती है, वो भी मौजूद है। तो 3 एमक्यूएम मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है। लेकिन जो एक लिहाज से आप कहें कि अगर हम नौजवान नस्ल का रुझान देखें तो वो बड़ा वाज़ेह तौर से नज़र आता है, वो तहरीक इंसाफ की तरफ नज़र आता है। और फिर दूसरा एक्टिव सबसे ज्यादा जो लोग हैं उसमें मजहबी जमातों के लोग हैं। अगर आप कितने चांस है एमएमए के इस दफा सीटों के कराची में? सीटें तो कराची इस तरह से कि कराची में सीटें सबको मिलनी है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि कराची में बिला शिरकत गैर कोई महरूम नहीं रहेगा, कोई महरूम नहीं रहेगा। तो उसके मुताबिक हिस्सा मिलेगा, हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलेगा, और सब एक लिहाज से मुतमईन ही रहेंगे। और ये बात सब अच्छा, मुझे पहले कराची के वोटर का ट्रेंड बताएं। आपने कहा कि अभी तक कराची का वोटर कंफ्यूज्ड है, ऐसा क्यों? सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं,
तो अभी तक कराची का वोटर कंफ्यूज्ड क्यों है? देखिए, एक बड़ा मखसूस मिजाज है। अगर आप 1970 से नज़र डालें तो ये शहर कभी जमात इस्लामी का और JUP का कहलाया करता था। उसके बाद इस शहर ने नई करवट ली, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM, महाजिर कौमी मूवमेंट ये वजूद में आई। तो आपने देखा कि हर आदमी ऐसा लगता था कि वो MQM में है और MQM का वोटर भी है, सपोर्टर भी है। 30 साल तक MQM ने इस शहर में बिला शिरकत गैरे जो है वो हुकूमत की। लेकिन अब जो मौजूदा नई सूरत हाल है, इसमें सबसे खुशाइन और अच्छी बात यह है कि हर जमात का आदमी हर इलाके में जा सकता है, वो अपनी कैंपेन चला सकता है, उसको कोई खतरा नहीं है। ये एक नई बात इस सारे मामले में सामने आई है कि वो अपनी कैंपेन, जिस तरह आफाक अहमद की महाजिर कौमी मूवमेंट है, आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अजीजाबाद का इलाका है, उन्होंने इंतखाब किया है कि अजीजाबाद फेडरल बी एरिया जो अल्ताफ हुसैन का जहाँ घर है उस इलाके से वो उम्मीदवार है और वो अपनी कैंपेन तो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कराची इस दफा मिक्स प्लेट बनेगा, बिल्कुल मिक्स प्लेट बनेगा, सबको हिस्सा दिया जाए। और ये मेरे ख्याल में जो ब्लूप्रिंट कराची हिस्सा दिया जाएगा से मुराद ये है कि वो वोटर डाले या अपना वो हक रायदही इस्तेमाल करे। अच्छा, लेकिन MQM का वोटर, एक बात यह है कि वो लगता है ऐसा है कि अभी भी बेयकीनी में और वो वोट ना डालने के जहन उन्होंने ये बना रखा है कि वोट ना इस्तेमाल। कराची से जरा शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं, लेकिन बीच में चूंकि पंजाब भी आता है, हालांकि इस वक्त तो तारिक चौधरी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन तारिक साहब जरा बीच में पंजाब आता है तो पंजाब को टच करते हुए जरा इक़्तिदार की तरफ आते हैं। अनवार हाशमी साहब, तख्ते लाहौर किसका होगा? नून का, जुनून का, जियाले का? वोटर का मूड क्या है पंजाब में, लाहौर में? देखिए गरीदा साहब, जैसे आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में बताया कि हम कोई व्हाट्सएप सर्वे नहीं बयान करेंगे, ज़मीनी हकायक बयान करेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जूं इलेक्शन अब यकीनी होता जा रहा है तो अब हकायक सामने आ रहे हैं और वोटर्स का एतमाद बढ़ गया है कि वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं। जब अफवाहें होती थी तो अजीब अजीब नतायज और सर्वे सामने आना शुरू हो जाते थे। अब वाज़ेह हो गया है कि 25 को इंतखाब होना है। जी बिल्कुल। तो अब इसको आप थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, जब 2013 से तख्ते लाहौर की आपने बात की है तो वही पुरानी बात है कि अगर 13 में से 12 नशिस्तें नून लीग ले गई थी और PTI ने 5 साल जो है यकीनन एक लोगों को जो है अवेयरनेस दी है अपनी तरफ से और अपनी प्रेजेंस शो की है, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक लंबे गैप में है। 2013 के बाद भी वो दोबारा मैदान में उस तरह वापस नहीं आ सकी। तो PTI ने जितना कोई इस गैप को कवर किया है उसकी परसेंटेज के हिसाब से उस हिस्सा मिलेगा। तो इस वक्त जो ज़मीनी हकायक नज़र आ रहे हैं, जिन 14 नशिस्तों में मुकाबले का हम जायज़ा लेते रहते हैं हल्कों में जाके, तो एक अब ज़ाहिर एक जर्नलिस्ट के लिए एक मुँह से कहना मुश्किल होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि PTI मजीद कोई 30% यानी 14 में से 3 या 4 नशिस्तें इस वक्त जो व्हाट्सएप तस्वीरें आ रहे हैं मुख्तलिफ, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे पंजाब में से 65 से 70 सीटें दे रहे हैं, लेकिन हमने चूंकि ग्राउंड रियलिटीज पे बात करनी है, व्हाट्सएप तज्जियों पे नहीं करनी, तो लाहौर की 14 में से अंदाजन कितनी तहरीक इंसाफ के लिए आसान है? देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर 141 पंजाब की नशिस्तों में से उनके लिए सजेस्ट की जा रही है इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद 65, तो इसका मतलब है कि वो 65 की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि ये होंगी तो वो दौड़ में शामिल होंगे, अदरवाइज वो दौड़ में भी PTI को शामिल नहीं हो सकेगी। तो मेरी अपनी ज़ाती राय के मुताबिक 14 में से 4 ऐसी नशिस्तें हैं लाहौर में जिसमें PTI जो है वो विन कर सकती है, वहाँ कांटेदार मुकाबला नजर आ रहा है। बाकी जो नशिस्तें 10 हैं उसमें मुझे बड़ा वाज़े गैप नजर आ रहा है, उनको उम्मीदवार वीक भी हैं और इतने पॉपुलर भी नहीं। अनवर साहब, पंजाब की मजीद सिचुएशन भी आपसे मैं जानूंगी, लेकिन जरा चलते हैं शहर इक़्तिदार। मकनातीस हैं आप लोग, इमरान खान साहब ने भी कहा, उन्होंने तो मौलाना फजल रहमान को कहा, लेकिन चले मैं आपको कहती हूँ कि आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप लोग मकनातीस हैं, सबको अपनी तरफ खींच लेते हैं और आप लोगों की नजर होती है पूरे पाकिस्तान पे। तो ये बताएंगे किस किस को खींच के आप लोग अपनी तरफ ला रहे हैं, कौन शहर इक़्तिदार में इक़्तिदार बनाने जा रहा है? तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सेंटर में कौन आएगा? तारिक साहब। वो एक शेर है कि बात करनी मुझे ऐसी कभी मुश्किल तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी वैसी तो ना थी, कभी ऐसी तो न थी। तो वो बात करना जिस तरह आपने कहा उस तरह तो शायद बात ना कर पाऊँ मैं कि कौन इक़्तिदार की उस इक़्तिदार में दाखिल हो रहा है। देखिए बात यह है कि ये जो पोठवा रीजन है, इसको अगर हम सीटों के लिहाज से देखें तो यहाँ कौमी असम्बली की 16 सीटें हैं, अटक से लेकर झेलम तक, और मैं इसको कंपेयर करता हूँ 2013 के इंतखाबात से। मुस्लिम लीग नून वैसे तो 1988 से यहाँ बड़ी मजबूत है और पीपल्स पार्टी ने इक्का दुक्का परफॉर्म किया 2008 में, लेकिन उसके बाद से पहले अपोनेंट तो पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब चूंकि मेन मुकाबला पीपल्स मुस्लिम लीग नून में और PTI में है,
2013 में पीटीआई ने अच्छा परफॉर्म किया था यहाँ रिलेटिवली, कौमी असम्बली की 4 सीटें जीत गए थे वो। अटक की सीट एक हारी थी मुस्लिम लीग नून ने, आज़ाद जीते थे। इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब, असद उमर साहब, जावेद हाशमी साहब यहाँ से जीत गए थे और 4 सूबाई सीटें भी जीती थी, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून बड़ी मुतफक्र हुई थी और यहाँ बड़े मेगा तरक्याती काम किए गए थे, ख़ास तौर पर जो मेट्रो प्रोजेक्ट है और उसके अलावा बहुत यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, अस्पताल और दीगर प्रोजेक्ट चलाए गए, ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स के ग्राउंड बनाए गए पिंडी शहर में। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन 15 सीटों में से कितनी सीटें जो उन्होंने गुज़श्ता जीती थी उसको रिटेन कर पाती है। आपको जरा इंटरप्ट करूंगी, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस्लामाबाद की बात भी और क्वेटा की बात करेंगे क्योंकि बलूचिस्तान में आज फिर चमन में ब्लास्ट हुआ है, तो बलूचिस्तान की सिचुएशन क्या है उसके हवाले से भी बात करेंगे। इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, आपको ज़मीनी हकाइक पे मबनी तज्जिया पहुंचाएंगे कि इंतखाबात के हवाले से किस सियासी जमात की स्टैंडिंग कहाँ पे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं कि इंतखाबात में से 5 दिन बाकी रह गए हैं, तो पंजाब, सिंध, पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान कौन इंतखाबी मैदान को मारेगा। जरा चलेंगे क्विकली बलोचिस्तान, वहां पर बात करेंगे। आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार मुजीब अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजीब साहब। और आज भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है चमन में ब्लास्ट के हवाले से। ये सिक्योरिटी थ्रेट्स तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं बलोचिस्तान के लिए जैसे जैसे इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं, तो एक तो इस हवाले से कुछ हमें अपडेट कीजिएगा और दूसरा ये बताएं कि बलूचिस्तान में असल हुकूमत कौन बनाने जा रहा है 25 के बाद। जी गरीदा, एक तो अमन अमान की सूरत मस्तुंग के वाक़े के बाद काफ़ी तशवीशनाक हो गई है और खौफ व हिरास भी काफ़ी बढ़ गया। आज सुबह चमन में एक धमाका हो गया और उसका टारगेट भी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे, लेकिन वो खुशनसीबी से बच गए। 4-5 लोग जख्मी हुए जिनमें एक सीरियस भी है और ये धमाका खुदकुश नहीं था, ये बाकायदा प्लान किया गया था एक मोटरसाइकिल में और उसके जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसकी थ्रेट पहले से मौजूद थी और इस हवाले से चेकिंग भी बहुत ज्यादा है, न सिर्फ चमन में बल्कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ तो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि वहाँ पे ज्यादा खतरात मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पे पश्तूनख्वा मैप इलेक्शन लड़ रही है, उसको भी खतरात हैं। इसी तरह जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसके लिए भी काफी खतरात हैं। अब जहाँ तक इलेक्शन की बात है और कौन जा रहा है, तो अवाम की दिलचस्पी नहीं, मैंने कहा कि कौन असल हुकूमत बनाएगा 25 के बाद बलूचिस्तान में। जी, असल हुकूमत जो बनेगी वो ये होगा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप इसको लीड करेगी। अच्छा। और उसके कलूजन में जाएंगे जमीयत उलमा इस्लाम और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो मिल मिला के तकरीबन 40 के करीब हो जाएंगे। ये असेसमेंट है और लोग भी इसलिए जहन बना के बैठे हुए हैं कि इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूबाई हो या नेशनल असेंबली, दोनों जगह पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी लीड कर रही है। अच्छा, जबरदस्त। और वोटर का मूड कैसा है, वोटर का ट्रेंड क्या है, और ये बताएं कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं है वोटर के अंदर, खासतौर पे सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में? टर्न आउट क्या रहने का अंदाजा है बलूचिस्तान में? जिस तरह अदम दिलचस्पी है वोटर्स की और अगर ये सियासी जमातें मोबिलाइज करने में नाकाम रही जो अब तक नजर आ रही हैं, तो टर्न आउट बमुश्किल 25% होगा। बलूचिस्तान में टर्न आउट 40% से कभी ज्यादा होता भी नहीं है जब पूरा फुल ब्लूम पे होता है इलेक्शन, मगर इस दफा तो ऐसा महसूस हो रहा है कुछ भी टर्न आउट नहीं है। अदम दिलचस्पी है पूरी वोटर की, तो 25% तो कुछ भी नहीं है बलूचिस्तान में। मुजीब साहब आपसे मजीद भी बात करेंगे, वापस जरा आएंगे जी। तारिक महमूद चौधरी साहब, अनवार हाशमी साहब, रफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रफत साहब, टर्न आउट कराची से क्या एक्सपेक्टेड? मैंने जैसे आपसे इब्तिदा में भी कहा कि टर्नआउट निहायत कम रहेगा। अच्छा। क्योंकि लोगों की अदम दिलचस्पी है, लोग अभी भी मुतमईन नहीं हैं कि वो क्या करें, किसके हक़ में। क्योंकि माजी में अगर MQM की कारकर्दगी देखें तो उसके हवाले से सवालात बेपनाह उठे हैं। जो भी कैंडिडेट गया है अपने इलाकों में तो उसको वो पजीराई नहीं मिली है और ख़ास सवालात का सामना करना पड़ा है। तहरीक इंसाफ के हवाले से लोग सिर्फ ये कहते हैं कि क्योंकि वो पहली मरतबा आ रहे हैं एक मौका देना चाहिए। ये एक आम कॉन्सेप्ट बना हुआ है लोगों में कि पहली मरतबा है। तहरीक इंसाफ मतलब पहली मरतबा आ चुके हैं उस वक्त भी नहीं, मैं उसकी बताता हूँ। आप बात कर रही हैं 2013 के इंतखाबात, इसमें तहरीक इंसाफ ने यहाँ से ज़्यादा वोट लिए थे। उस वक्त MQM में दाखिली इंतशार शुरू हो गया था और वो भी आप ये कह सकती हैं कि नाराज़ वोटर का एक रद्द अमल था जो सामने आया था। और अब तो चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं, लोगों को कोई खौफ नहीं रहा है जैसा खौफ पहले होता था। लोग दबे दबे लफ्जों में बात करते थे, लेकिन अब खुलकर ये जो आपने कहा ना कि वोटर टर्नआउट कराची में कम रहेगा, ये तो बहुत अलार्मिंग बात है क्योंकि 2013 का इंतखाब तारीखी टर्नआउट था, सबसे ज्यादा हिस्टोरिक टर्नआउट था।
तो अगर कराची जो कि सबसे बड़ा शहर है मरदमशुमारी के अलावा नताइज के अलावा सबसे बड़ा शहर है, अगर यहाँ पे टर्नआउट कम रहे तो फिर तो बाकी मुल्क पर भी असर पड़ेगा। रफ़त साहब, अगर हल्का बंदियां जिस अंदाज से की गई हैं उसमें भी ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब हम खुद पजल हैं कि जो हमें याद थे ज़बानी हल्के के कौन सा हल्का कहाँ से ख़त्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, लेकिन अब सूरत हाल ये आ गई, आप खुद पजल हो जाते हैं उसको देखते देखते कि ये कहाँ से किसको जोड़ दिया गया है, किस इलाके को लाके कहाँ जोड़ा गया है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो खासी फ़ायदे में नज़र आती है। जो कराची के आउटर सर्कल में जो सीटें हैं, मलीर जैसे वो 3 सीटें तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी बआसानी ले लेगी। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो की जो नशिस्त है पीपल्स जो लियारी वाली है वो भी कुछ मुश्किलात, क्योंकि अब उनकी बहन जो है आसफा भुट्टो भी उस हल्के में गई हैं तो उन्हें वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा जो बिलावल भुट्टो जरदारी को करना पड़ा था। तो ये खुशाइन बात है पीपल्स पार्टी के लिए भी। तो इस तरह से ये 4 नशिस्तें जो हैं उनकी नजर आती हैं पीपल्स पार्टी। अच्छा, नून लीग के लिए कोई सीट निकालना शहबाज शरीफ वाली पॉसिबल होगा? कराची में 2-3 हल्के दिलचस्प हैं। अगर ये कहा जाए कि इमरान खान यहाँ से गुलशन इकबाल का इलाका है जहाँ शहला रजा उनके मुकाबिल हैं, अली रजा आबदी हैं, तो इसी तरीके से शहबाज शरीफ कराची वेस्ट से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं और वो इलाका जो है पश्तून आबादी है, कश्मीरी हैं, पंजाबी हैं और साथ ANP ने उनकी हिमायत भी की है। लेकिन वहाँ जो इमरान खान के एक बहुत मोतमद साथी हैं उनकी सियासी हैसियत तो शायद उस तरह की ना हो, लेकिन उनका नाम बड़ा है फैसल वाडा। तो फैसल वाडा जो हैं वो जो है वो वहाँ से उनके मध्य मुकाबले हैं, इसके अलावा कोई नुमाया कैंडिडेट वहाँ है नहीं उनके मुकाबले में। तो लिहाजा लगता है अभी तक की जो सूरत हाल नज़र आती है कि शहबाज शरीफ जो है वो नशिस्त बआसानी निकाल लेंगे अगर कोई और रुकावट ना आई दरमियान। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। तारिक साहब, इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? अगर PMLN कराची से दोबारा से एक सीट भी निकाल लेती है तो क्या उसको एक विफाकी जमात होने का टैग लग सकता है, जो कि अभी तक तो नहीं है? देखिए 2013 में भी एक सीट निकाली थी मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की। जी जी। और मुझे याद पड़ता है कि 1993 में भी मुस्लिम लीग नून ने 2-3 सीटें यहाँ से निकाली थी। उस वक्त तो खैर MKM का बाइकाट था, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी भी ND खान साहब और आफाक साहब होते थे, 2-3 सीटें वो भी निकाल गए थे। तो इस दफ़ा कल भी रफ़त ने कहा था और मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जिस हल्के से खड़े हैं, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि उसमें जो पंजाब से लोग जाके आबाद हुए हैं, कराची में कारोबार करते हैं, ख़ास तौर पर अटक वगैरह के लोग, तो वहाँ खासी बड़ी तादाद में है। पश्तूनों की भी खासी बड़ी तादाद है। और वहाँ जो म्यूनसिपल कमेटी है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जो यूनियन काउंसिल्स हैं वहाँ की, वहाँ भी काफ़ी अरसे से मुस्लिम लीग नून के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जीतते रहे हैं। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब के लिए उस सीट से वो ज़ाहिर है इतना मुश्किल नहीं होगी, वो इलेक्शन लड़ेंगे अच्छे तरीके से तो जीत भी सकते हैं। लेकिन फैसल वाडा जो है वो कराची आइट है। जी, कराची आइट है, बिल्कुल। तारिक साहब, आपसे तो मजीद बात करूंगी, लेकिन चूंकि अनवार हाशमी साहब काफ़ी देर से खामोश हैं, फिर हमें पेशावर की ब्यूरो चीफ से भी बात करनी है। अनवार साहब, सदन पंजाब का स्टेटस क्या है? सदन पंजाब के वोटर का ट्रेंड क्या है? और ख़ासतौर पर ये जो एक GA सूबा महाज बना था उसको लेके और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लेके और नून लीग और पीपल्स पार्टी का काफ़ी ज़ोर शोर है, तो साउथ पंजाब का ज़रा अपडेट कीजिए। देखिए पंजाब में सबकी नज़रें जो है ना उसी महाज पे और उसी एरिया पे हैं, और वो एक PTI जो है उसी पे डिपेंड कर रही है कि उसमें से 12 से 13 नशिस्तों पे उन्होंने नज़र रखी हुई है। लेकिन हर दफ़ा जो पीपल्स पार्टी थोड़ी सी नशिस्तें लेती है वो भी जनूबी पंजाब से लेती है। अभी आप कैसे उनको इग्नोर कर सकते हैं कि गिलानी फैमिली जो कि यूसुफ रजा गिलानी और उनके बेटे अपने अपने हलकों में लड़ रहे हैं, उनकी बहुत ही वाज़ेह पोजीशन है। अगर वो अपनी पीपल्स पार्टी 2 नशिस्तें ले जाती है तो हिस्सा और ज्यादा कम हो जाता है। पहले भी 4/6 की रेशो थी कि 6 में से नून के पास जो है वो 4 नशिस्तें थी। तो जनूबी महाज के बारे में ये तबसरा हो रहा है कि अगर वो 11-12 बंदे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जीतें और फिर सारे के सारे जो है वो उनके साथ जो आज़ाद को शामिल किया जा रहा है वो PTI में चले जाएं। तो इसलिए बहुत कम मार्जिन है। लेकिन आखिरी बात जो टर्न आउट की आप पूछ रही थी, मुझे तो लगता है कि लाहौर में टर्न आउट सबसे ज़्यादा इसलिए रहेगा कि जितने मकातब फ़िक्र हिस्सा नहीं लेते थे उन्होंने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। मसलन मिली मुस्लिम लीग होती थी, तरीके अल्लाह अकबर के नाम से आ गई है, तरीके लब्बैक वाले भी उम्मीदवार ले आए हैं। तो वो जो अपने बंदे निकालेंगे तो टर्न आउट लाहौर में बहुत मुनासिब रहेगा। 45 से ऊपर आप कह रहे हैं कि कोई गैप नहीं है। जबरदस्त, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक से आएंगे तो पेशावर की सूरत हाल भी जानेंगे, बलोचिस्तान का टर्नआउट हमने जान लिया, कराची का टर्नआउट जान लिया, पंजाब का थोड़ा सा आइडिया हो।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में और अब चलेंगे जरा पेशावर। अस्सलाम वालेकुम, फरजाना अली ब्यूरो चीफ हैं, आज न्यूज़ पेशावर की सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम सलाम गरीदा। फरजाना, पेशावर की सिचुएशन क्या है? हर बार एक नई सियासी जमात को, नई हुकूमत को मौका देता है पेशावर। इस दफ़ा पुराने वालों को एक और चांस देगा या किसी नए को लेके आएगा? मूड क्या है पेशावर का? देखिए, सिर्फ पेशावर ही नहीं बल्कि ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एक बार फिर तहरीक इंसाफ को थोड़ा बहुत चांस रिपीट करता हुआ नज़र आता है। कल भी हमने ये बात की थी लेकिन तफसील से नहीं हो सकी। इस बार जो है हम मतलब मैंने 2002 का इलेक्शन कवर किया, फिर उसके बाद 8, फिर 2013, लेकिन इस बार सिचुएशन जो है वो बहुत डिफरेंट नज़र आ रही है। जाने वाली हुकूमत जो है वो भी अच्छी खासी पोजीशन में है क्योंकि उसके पीछे इमरान खान का नाम है। लोग वाज़े तौर पर कहते नज़र आ रहे हैं कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तहरीक इंसाफ ने क्या किया या क्या नहीं किया, हमने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो एक बार फिर बड़ा अच्छा मुकाबला होने वाला है क्योंकि 2013 में तो आपको पता है ना पाकिस्तान। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि पेशावर, जब हम पेशावर हैं तो उसका मतलब पूरा केपी होता है। आपने कहा कि पेशावर वाले इस दफा एक और मौका देने के मूड में हैं पीटीआई को। तो एएनपी का स्टेटस क्या है, एमएमए का स्टेटस क्या है, नून लीग का स्टेटस क्या है, ये लोग कहाँ जाएंगे फिर? देखिए, जहाँ तक एएनपी की बात है तो अगर हम हारून की शहादत से पहले की सिचुएशन देखें तो एएनपी बहुत अच्छा कमबैक कर रही थी, बल्कि आपको याद होगा NH4 में ही उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया था। लोगों का वो जो एक खौफ था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ था और एएनपी के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो अब सही तरीके से आके पीटीआई के सामने खड़ी हो जाएगी। मैं अभी भी कह रही हूँ कि एएनपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है और वो जरूर मुकाबला करेगी, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर कोई और वाकया ना हो गया तो जिससे बचने के लिए एएनपी ने अब ऐलान किया है कि वो, जाहिर है आपने देखा कि कुछ जलसे उन्होंने कैंसिल कर दिए या पोस्टपोन कर दिए। वो सिर्फ और सिर्फ अब छोटी छोटी मीटिंग्स के जरिए या पैगामात के जरिए अपनी मुहिम चला रहे हैं ताकि बेहतर तरीके से इलेक्शन लड़ सके। तो अच्छा, मुझे लग रहा है कि सरबराह ने भी जो कल जुमेरात को ब्रीफिंग दी सेनेट की, उन्होंने वहां पर भी कहा कि सबसे ज्यादा जो थ्रेट्स हैं सिक्योरिटी के कलदम तंजीमों से वो बलूचिस्तान और केपी को हैं। और फिर जाहिर है हमने हारून बिलौर पर हमला देखा है, बहुत डेडली अटैक, फिर हमने अकरम दुरानी साहब पर हमला देखा है, खुशकिस्मती से वो उसमें बच गए। तो वोटर पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? वोटर का टर्न आउट क्या रहेगा सिक्योरिटी को लेके 25 वाले दिन? मैं यही आपको बता रही थी गरीदा कि थोड़ा सा खौफ आया था, लेकिन वो फिर से उन्होंने पार्टी लीडर्स ने, पार्टी ने फिर से उनको जो है एक जोश दिया है। तो एएनपी का वोटर तो अभी पुरजोश नज़र आता है। जहां तक आप अकरम दुरानी साहब की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि NA35 अकरम दुरानी का जो बन्नू का हल्का है वो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तकरीबन 2 ही लोग हैं, एक अकरम दुरानी और दूसरा इमरान खान। अच्छा, अब मैं पिछले दिनों जब गई थी तो वहाँ पे कौम परस्ती का वोट और अपने पन का वोट तो मुझे नजर आया कि लोग कह रहे हैं, जो एक मिच्योर वोट था वो कह रहे थे कि हम दुरानी के अलावा किसी को टेस्ट करने के मूड में नहीं है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मुझे बनू के बाजारों में, बनू के कई इलाकों में यूथ की एक बड़ी तादाद जो है वो खान साहब को वेलकम करती नजर आई। और चूंकि खान साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप बता रही हैं फरजाना, आपसे मजीद भी बात करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रही हैं। तारिक साहब, आपने बड़े तहम्मुल से सबकी बात सुनी। जो रफत बात करते ना कि कराची में एक मिक्स प्लेट नजर आ रही है, तो वो मिक्स प्लेट अगर हम टर्नआउट की बात करें तो पूरे मुल्क में हमें नजर आ रही है। कराची में रफत कह रहे हैं कि टर्नआउट जरा कम होगा, पंजाब में टर्नआउट ज्यादा एक्सपेक्टेड है, बलूचिस्तान का टर्नआउट भी आपने सुन लिया, पेशावर का आपने सुन लिया। आपको क्या लगता है पूरे मुल्क से टर्नआउट इस दफा क्या निकलेगा अंदाजन? देखिए, मेरा ख्याल है कि टर्नआउट पहले से ज़्यादा रहेगा, इसलिए कि अब तक जितने लोगों को मैं मिला हूँ वो 10 हैं, 20 हैं या 10,000 हैं, तो हर शख्स जो है वोट डालने में इंटरेस्टेड है। ख़ास तौर पे जब वो कैंपेन चल रही थी, जब लोगों के वोटों का इंदराज हो रहा था, तो मैंने पहले भी कहा था कि आपके प्रोग्राम में मैंने खुद जाके मुशाहदा किया उन स्टेशनों पर, उन मकामात पर जहाँ वोटों का इंदराज हो रहा था। तो बहुत लोग, बड़ी तादाद में मैच्योर लोग भी, यंग लोग भी बड़ी दिलचस्पी से अपने वोट का इंदराज करा रहे थे, वोट ट्रांसफर करा रहे थे। अगर किसी का वोट गाँव में है तो वो जहाँ रह रहा है वहाँ वोट दर्ज करा रहा था। तो लोगों में बड़ा दिलचस्पी है।
अगरचे माजी की तरह लोग यहाँ अपनी जेबों पर बिल्ले लगा के नहीं फिर रहे, गाड़ियों पर वो जिस तरह झंडे लगा के फिरते थे, ट्रेंड कुछ तब्दील हुए हैं, लेकिन वोटर ने बहरहाल तय किया हुआ है उसने किसको वोट डालना है। वो पीटीआई का वोटर है, वो मुस्लिम लीग नून का वोटर है, वो पीपल्स पार्टी का है, किसी और जमात को, लोगों को पता है। उन्होंने अपनी डिवाइड जो है, लाइंस जो है, फेंस के किस तरफ है। तारिक साहब, मैं जब भी आपसे सवाल करती हूँ ब्रेक का अनफॉर्चुनेटली टाइम हो जाता है, मुझे एक ब्रेक लेने दें, और जब हम वापस आएंगे तो हमने पूरे मुल्क की सिचुएशन को बताई है। इन तमाम सिचुएशंस को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के काबिल कौन हो सकेगा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने बात की अब तक के प्रोग्राम में कि कौन कौन से सूबे से, कौन कौन से शहरों से किस किस पार्टी के जीतने के इम्कानात हैं। अब जरा इन सबको कलेक्ट करते हैं, रिकलेक्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के काबिल कौन हो सकेगा। मेरे साथ हैं कराची, इस्लामाबाद और पेशावर से ब्यूरो चीफ्स, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। रफ़त सईद साहब, वज़ीर आज़म किसको बनवा रहे हैं आप, ये बताएं। देखें, जो अब तक की सारी समझ में आ रही है, मैंने कल भी एक जुमला कहा था कि ऐसा लगता है कि इमरान खान के लिए तय हो चुका है कि वो वज़ीर आज़म होंगे। तो मैं यही कह रहा था कल से कि अब ये डिसाइड करते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन होगा। आप इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवा रहे हैं? क्योंकि हर आदमी यही कह रहा है। हर आदमी छोड़ देना, आप बताएं। बज़ाहिर सूरत हाल को देखते हुए, जो अंदाज देखते हुए, जो बातें हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि इमरान खान ही होंगे। लेकिन कोई भी अनहोनी इस मुल्क में हो सकती है। इमरान खान वज़ीर आज़म किसकी सपोर्ट से बनेंगे? एक मैं छोटी सी मिसाल, मेरा मतलब सियासी सपोर्ट है, कोई और सपोर्ट ना समझिएगा। दे देता हूं मैं आपको ये मिसाल के 2002 की बात थे, कराची में, सिंध में वजीर आला के लिए एक नशिस्त की जरूरत थी। सकीना बानो एक खातून होती जी, बिल्कुल याद है। और एक वोट आया और अली मोहम्मद मेहर वजीर आला सिंध हो गए, जिनका कहीं दूर दूर नामो निशान नहीं था। तो इसी तरीके से आप बताएं, यकजा करके आजाद इसी काम के लिए है, यही जानना चाह रही हूं कि कोई भानुमति का कुंबा इकट्ठा होगा। बिल्कुल कुंबा इकट्ठा होगा। मुमकिन है आगे जाके पीएसपी भी इसमें शामिल हो जाए कहीं ना कहीं, जो खान साहब के लिए। बिल्कुल खान साहब, क्योंकि इनकी मुलाकातें होती रही हैं तहरीक इंसाफ के साथ, उनके तमरासिम अच्छे हैं। एमक्यूएम जा सकती है तहरीक इंसाफ के साथ। देखिए, एमक्यूएम तो बेचारी इस वक्त दबी हुई है, जिधर कहा जाएगा उस तरफ दौड़ पड़ेगी। एमक्यूएम का कोई वो नहीं। एमक्यूएम कहती है कि जहां भी जो बुलाएगा चले जाएंगे। इस वक्त एमक्यूएम की पोजीशन वो एमक्यूएम, लेकिन जो बुलाते रहे हैं पिछले अरसे में, वहां तो जाते नहीं रहे। देखें, जो बुलाते हैं, अगर आप डॉक्टर फारूक सत्तार की बात कर रही हैं तो वो मेरे ख्याल में अब इस रन में दूर दूर नजर नहीं आते। कमान जो है वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास। ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आप कह रहे हैं कि एक मिक्स प्लेट भानुमति का कुंबा इकट्ठा करके इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनवाया जा सकता है। तारिक महमूद चौधरी साहब, किसको वज़ीर आज़म बनवा रहे हैं आप? देखिए, लॉजिकली जो बात कर रहे हैं रफ़त, वो ठीक है कि जो गुज़श्ता 1-1.5 साल से मुल्क में माहौल है और जिस तरह की सियासत हो रही है, वो इसलिए तो नहीं थी कि मुस्लिम लीग नून दोबारा आ जाए। और ज़ाहिर है जो मुस्लिम लीग नून को कन्फ्रंट कर रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन अजीब बात यह है कि जितने तज्ज़िये अब तक आए हैं, आपके पास भी व्हाट्सएप आए, मेरे पास भी आए, जो फिगर लोग दे रहे हैं अपने पास से, कोई फिगर ऐसा नहीं है जिसमें कोई 100 या 105 या 10 से ज्यादा सीटें किसी ने। हालांकि तारिक साहब, इमरान खान साहब यही चाहते हैं कि उन्हें स्वीपिंग थंपिंग मेजॉरिटी मिले, किसी के वो मोहताज ना हो सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के। वही अर्ज कर रहा था कि अगर उसको मान लिया जाए तो कोई अभी तक पीटीआई को 150-160 सीटें नहीं दे रहा। अब अगर उनके पास 105 सीटें होंगी या 10 सीटें होंगी तो ज़ाहिर है 2 सिनेरियो हैं, या उनको पीपल्स पार्टी को साथ मिलाना पड़ेगा या उनको मुस्लिम लीग नून को साथ मिलाना पड़ेगा। आज उन्होंने खिताब किया कहीं पर, उन्होंने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से नहीं मिलूंगा, नहीं बात करूंगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, कल भी कहीं कहा, आज फिर कहा कि अगर मेरी सीटें 100 से कम हों तो फिर मैं अपोजिशन में बैठना पसंद करूंगा। यही समझाएं मुझे, पीपल्स पार्टी से वो इत्तेहाद नहीं कर सकते, नून लीग से तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, एमक्यूएम से उनकी बनती नहीं है, पीएसपी से शायद कहीं ना कहीं बन जाए, एएनपी से तो बिल्कुल ही नहीं बनती, तो फिर किससे वो इत्तेहाद करेंगे? वो खुद ऐसी पोजीशन ले बैठे हैं कि अगर उन्होंने इस बात पे कायम रहे जो वो कह रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जिस पार्टी के पास मेजोरिटी हो और मुमकिन तौर पर वो मुस्लिम लीग, वो पीटीआई हो, तो फिर हो सकता है कि फिर वो शख्स हुकूमत बनाए जो किसी और के साथ बात करने के लिए तैयार हो। फरजाना, आप किसको वज़ीर आज़म बनवाएंगी? देखें, जो मीडिया का मुझे मूड नज़र आ रहा है, जिस तरह से उन्होंने पहले से ही 25 जुलाई से पहले ही लगता है एक मुहिम चलाई है और खान साहब को वज़ीर आज़म डिक्लेयर करने की बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, तो
तो लोगों के जहन में तो ये इमेज बैठ गया है कि खान साहब आने वाली हुकूमत के वजीर आजम होंगे, लेकिन हमें पाकिस्तान की जमीनी लेकिन कैसे, मुझे वो कंपोजिशन बता दें फरजाना आपकी नजर में। जी बिल्कुल, कंपोजिशन ये है, इन्होंने तो बहुत सारी पार्टियों का नाम ले लिया, लेकिन आपको याद होगा कि किसी ने मौलाना फजल रहमान साहब से एक मजाक किया था और उसके मजाक में उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की थी कि किसी के साथ भी बैठा जा सकता है। तो देखिए, जब हुक्म आता है तब्दीली का, और आपको पता है कि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया है कि 2018 तब्दीली का साल होगा, तो ये तब्दीली बहुत से तरीकों से आ सकती है, उसमें सबको मानना पड़ेगा और कुछ भी हो सकता है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। रफत साहब, लेकिन अगर गरीदा इमरान खान वजीर आजम ना बने, मैं एक छोटी सी, उनके सेनेटर साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में आए थे, हाँ। उन्होंने कहा था जब इमरान खान वजीर आजम बन जाएंगे तो मैं इस तरह अनाउंस करूंगा, फैसल जावेद शायद उनका नाम है, कि वजीर आजम पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान, जिस तरह से अगर इमरान खान वजीर आजम नहीं बने तो आप बताएं कितना बड़ा धचका होगा उस पार्टी के लिए भी, और उन्होंने पाकिस्तानी कौम को एक ऐसी होप दे दी है। आप नौजवानों से बात करें, समझते हैं बिल्कुल वाकई तब्दीली आ जाएगी, हाँ। हर चीज तब्दील हो जाएगी, नौकरियां, हर तरफ नौकरियां मिलेंगी, ना महंगाई होगी, शहद की नहरें, तो वो उनकी बहुत बड़ी होप और उम्मीद। रफत साहब, यही होप तो 2013 में भी इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनने के हवाले से थी। तारिक साहब, फिर आपसे भी कमेंट लूंगी इस पे। रफत साहब, उस वक्त भी नहीं बने थे वज़ीर आज़म 2013 में दरअसल वो इतने मुस्तहकम नहीं थे, लेकिन अब वो बड़े कॉन्फिडेंस से आ रहे हैं। इसका मतलब है उन्हें जहां से पाकिस्तानी सियासत में एतमाद मिलता है, वहां से उन्हें वो एतमाद मिल चुका है। तारिक साहब, क्या कमेंट करेंगे आप रफत साहब की बात? दूसरी बात यह है गरीबी फरजाना जो खान साहब के चाहने वाले हैं और बहुत सारे आज की है वो 2013 की पीटीआई नहीं है। 2013 की पीटीआई लोग कह रहे थे कि मरकज में और चारों सूबों में हुकूमतें बना रही है, एक सुनामी था। आज कोई सुनामी का नाम नहीं लेता। पीटीआई ने 5 साल हुकूमत भी कर ली है केपी में, पीटीआई ने 5 साल अपोजिशन भी कर ली है। पीटीआई की खूबियाँ खामियाँ सब सामने हैं। पीटीआई ने जो प्रोजेक्ट चलाए हैं वो भी सबके सामने है, जो नहीं चला पाई वो भी सबके सामने है। पीटीआई ने जो पॉलिटिक्स की है वो भी सबके सामने है। तो मेरी राय में, मेरी आहिजाना राय में, पीटीआई 2013 की पीटीआई नहीं है। आज कोई नहीं कह रहा कि पीटीआई उस तरह से जीतेगी जिस तरह पहले जीतेगी। खत्म हो रहा है। फरजाना, आप कुछ कमेंट करना चाह रही थी, प्लीज कीजिए। मैं यही कह रही थी कि जो अक्सर लोग हैं, जब हम गली मोहल्ले में जाते हैं, मैं अभी खैबर से आ रही हूँ, तो लोग सिर्फ एक बात कहते हैं गरीदा, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं हम सब मानते हैं कि क्या क्या कुछ हो रहा है और क्या क्या कुछ हुआ, लेकिन इतने लोगों को बारी दी है तो खान साहब को भी एक बारी दे दें। ओके, चलें फरजाना, इसी कमेंट पे प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। फरजाना अली, महमूद चौधरी साहब, रफत सईद साहब और अनवार हाशमी साहब, मुजीब अहमद साहब, सबका बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह।